हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि वोल्टमीटर के स्थान पर विभव मापी का उपयोग क्यों करते हैं। क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं। क्वेश्चन बनाता हूं मैं। वोल्टमीटर के स्थान पर वोल्टमीटर के स्थान पर विभव मापी का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है आपका, वोल्टमीटर के स्थान पर विभव मापी का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, जैसे एक तार है, अगर इस तार में हम कैपिटल आई धारा प्रवाहित करें तो इस तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो V बराबर होगा ओम के नियम से IR। तो ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V बराबर होता है IR। अब हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर का उपयोग जो होता है वो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यह एक तार है, इस तार में हमने I धारा प्रवाहित कर दी, इस तार का प्रतिरोध है R। अब मुझे क्या करना है, इस तार के सिरों पर जो विभवांतर है उस विभवांतर को मुझे वोल्टमीटर से नापना है। जब भी हम किसी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को वोल्टमीटर से नापते हैं तो वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो हमें क्या करना है, इस तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उस विभवांतर को हमें वोल्टमीटर की सहायता से नापना है। वोल्टमीटर की सहायता से नापने के लिए हमने क्या किया, वोल्टमीटर को इस तार के समांतर क्रम में लगा दिया। जैसे समांतर क्रम में लगाएंगे, यहाँ धारा प्रवाहित हो रही थी I, जैसे यहाँ धारा I इस जगह पहुंचेगी तो इस धारा I1 का कुछ भाग इसमें प्रवाहित हो गया और शेष जो बचा हुआ भाग है, शेष कितना बच गया, I माइनस I1 जो है वो इस तार में होकर प्रवाहित हो रहा है। अब इस तार के सिरों पर अपन विभवांतर निकालना चाहें तो कितना होगा, I माइनस I1 R। तो तार के सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा था, V बराबर IR। और जब इसको वोल्टमीटर को हमने समांतर क्रम में लगाया तो विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, I माइनस I1 R। तो वोल्टमीटर कितना नापेगा इसको, I माइनस I1 R नापेगा और उत्पन्न हो कितना रहा था, V बराबर IR। तो चूंकि वोल्टमीटर जो है वो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को पूर्ण शुद्धता से नहीं नाप पाता, इसलिए चालक तार या विभवांतर को पूर्ण शुद्धता से नापने के लिए एक उपकरण का निर्माण किया गया जिसे हम कहते हैं विभव मापी। तो विभवांतर को पूर्ण शुद्धता से नापने के लिए वोल्टमीटर के स्थान पर एक नए उपकरण का आविष्कार किया गया जिसे हम विभव मापी कहते हैं। विभव मापी जो है वो शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित एक उपकरण होता है। विभव मापी जो है वो शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित एक उपकरण होता है। इस विभव मापी के अंदर एक तार लगाया जाता है जो उच्च प्रतिरोध का होता है। अगर आदर्श विभव मापी है तो उस तार का प्रतिरोध अनंत होता है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित विभव मापी शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है और ये परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता, इसलिए वोल्टमीटर के स्थान पर विभव मापी का निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं विभव मापी की।
विभव मापी। अब हम बात करेंगे विभव मापी की कि विभव मापी क्या होता है। अब विभव मापी जो होता है उसमें इस प्रकार से एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स होता है। ये एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स है। इस आयताकार लकड़ी के बॉक्स में हम क्या करते हैं, इस आयताकार लकड़ी के बॉक्स पे हम एक 10 मीटर लंबा तार लेते हैं। कितना मीटर? 10 मीटर लंबा तार मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? मिश्र धातु का। एक हम 10 मीटर लंबा तार लेते हैं, मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु में भी कौन सी मिश्र धातु का? मैग्नी, यूरेका या कॉन्स्टेंटन। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें विभव मापी में एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स होता है, इसमें एक 10 मीटर लंबा तार होता है। ये 10 मीटर लंबा तार जो होता है वो मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु में किस किस का बना होता है? या तो यूरेका का बना होगा, या मैग्नीन का बना होगा, या कॉन्स्टेंटन का बना होगा। इस 10 मीटर लंबे तार को हम 1-1 मीटर की लंबाई में मोड़कर क्या करते हैं, लगा देते हैं। देखिए, ये एक 10 मीटर लंबा तार है। इसे हमने क्या करा, 10 मीटर लंबे तार को विभव मापी के ए और बी बिंदु के बीच में तनी हुई अवस्था में लगा देते हैं, बिल्कुल टाइट लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स होता है। इस आयताकार लकड़ी के बॉक्स में एक 10 मीटर लंबे मिश्र धातु का तार जो कि मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन का बना होता है, इसे 1-1 मीटर की लंबाई में मोड़कर ए और बी बिंदु के बीच तनी हुई अवस्था में लगा देते हैं। अब इस लकड़ी के बॉक्स पर एक स्केल लगा होता है, इन तारों के समांतर एक मीटर स्केल लगा होता है। ये हमने एक मीटर स्केल भी लगा दिया। इस प्रकार से यहां पर एक आयताकार लकड़ी के बॉक्स पर एक मीटर स्केल भी लगा हुआ होता है। ये लगा दिया इस प्रकार से। अब देखिए आगे आप, ये तो इसकी बनावट हो गई। अब आता है विभव मापी का अब आता है अगला टॉपिक है आपका विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी के बनावट के बाद अब हम पढ़ेंगे विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, आपको इस सेल का विभवांतर ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको इस सेल का विभवांतर ज्ञात नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं अज्ञात विभवांतर। आपको क्या करना है, इस अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो इस अज्ञात विभवांतर का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपका जो विभव मापी है, विभव मापी पर मैंने 10 मीटर लंबा तार लगाया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस विभव मापी के तार पर ज्ञात विभवांतर ज्ञात करेंगे, ज्ञात विभवांतर को नोट करेंगे और फिर इस ज्ञात विभवांतर का जो तुलना है वो अज्ञात विभवांतर से करवाएंगे। क्या करेंगे, अज्ञात विभवांतर का मान आपको ज्ञात करना है। अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विभव मापी का जो तार है, इस विभव मापी के तार पर हम विभवांतर को ज्ञात करेंगे, तो वो होगा ज्ञात विभवांतर। अलग अलग जगह रखेंगे तो वो हो जाएगा ज्ञात परिवर्ती विभवांतर,
क्योंकि एक जगह रखा तो विभवांतर अलग आएगा, दूसरी जगह रखेंगे मान प्राप्त करेंगे तो विभवांतर अलग आएगा, तीसरी जगह रखेंगे तो विभवांतर अलग प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात परिवर्ती विभवांतर से करेंगे। और ज्ञात परिवर्ती क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तार पर अलग अलग जगह अलग अलग विभवांतर प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, अज्ञात विभवांतर की तुलना विभवमापी के तार पर ज्ञात परिवर्ती विभवांतर से करेंगे और इस प्रकार से हम अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे। यही क्या होता है, विभवमापी का सिद्धांत होता है। अब विभवमापी के सिद्धांत को हमको समझना है, तो विभवमापी के सिद्धांत को समझने के लिए हम परिपथ बनाते हैं, उस परिपथ को समझेंगे। देखिए इस बात को समझे पहले, ये A है, ये B है, ये AB जो है वो विभवमापी का तार है जो 10 मीटर लंबा होता है। अब मैं 10 मीटर लंबा तार को बार बार बनाऊंगा नहीं, आपको ये ध्यान रखना है A से लेके B तक जो तार है वो 10 मीटर लंबा तार है। हम क्या करेंगे, इस विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच में एक बैटरी जोड़ेंगे, एक कुंजी जोड़ेंगे और एक धारा नियंत्रक को जोड़ देंगे। हमने क्या किया, विभवमापी के तार A और B के सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ दी, एक कुंजी जोड़ दी, एक धारा नियंत्रक RH जोड़ दी। ठीक है भाई, इसे हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ। अब जिस सेल का आपको विभवांतर ज्ञात करना है, मतलब अज्ञात विभवांतर, जिस सेल का आपको विभवांतर ज्ञात करना है उसके धन सिरे को, उस सेल के धन सिरे को A बिंदु से जोड़ा और ऋण सिरे को हमने एक धारामापी से जोड़ा और धारामापी के दूसरे सिरे से हमने एक जोकी J जोड़ दी। मैंने उस दिन बताया था ऐसा उपकरण होता है जो कि इस प्रकार का एक उपकरण है। ठीक है, यहाँ पर नोक होती है उसकी, यहाँ पर एक कनेक्शन वायर होता है जिसको हम खोल के तार को लपेट देते हैं। ठीक है, तो ये जोकी है। तो अगर हम, ये क्या है आपका अज्ञात विभवांतर, इसका मान आपको ज्ञात करना है, अज्ञात विभवांतर। अब इस अज्ञात विभवांतर का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, इस विभवमापी के तार पर परिवर्ती विभवांतर निकालेंगे, ज्ञात परिवर्ती विभवांतर, उससे तुलना करके अपन क्या करेंगे, अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे। तो विभवमापी के सिद्धांत को समझने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच बैटरी EP, कुंजी K व धारा नियंत्रक RH को जोड़ देते हैं, जिसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम, प्राथमिक परिपथ। ये ध्यान रखना, हमेशा काम में आएगा आपके, बार बार अब जब तक विभवमापी पढ़ेंगे हमने यही बोलूंगा। सर्वप्रथम विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच बैटरी EP, कुंजी K व धारा नियंत्रक RH को जोड़ देते हैं, जिसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, जिस अज्ञात विभवांतर का मान हमें ज्ञात करना है उसके उस सेल के धन सिरे को हमने विभवमापी के A बिंदु से जोड़ दिया और ऋण सिरे को धारामापी के एक सिरे से जोड़ दिया और धारामापी के दूसरे सिरे को जो कि J से जोड़ दिया। ठीक है, अब आता है, पहले हम अपन ज्ञात विभवांतर ज्ञात करना सीखेंगे। ज्ञात विभवांतर कैसे निकालते हैं, ज्ञात विभवांतर, पहले आपको ज्ञात विभवांतर निकालना सिखाऊंगा, फिर तुलना करना सिखाएंगे कि ज्ञात विभवांतर कैसे निकालते हैं। देखें, सर्वप्रथम इस कुंजी K में प्लग को लगाते हैं। जैसे ही कुंजी K में प्लग को लगाएंगे, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही कुंजी K में प्लग को लगाएंगे, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। कुंजी K में प्लग को लगाया, परिपथ में धारा प्रवाहित हुई, जिससे विभवमापी के तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार V बराबर I। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम कुंजी K में प्लग को लगाते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो विभवमापी के तार में भी क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी और विभवमापी के तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और तार की एकांक लंबाई पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे विभव प्रवणता या विभव पतन कहते हैं। बात समझ में आ गई। जब विभवमापी के तार में धारा प्रवाहित होती है तो विभवमापी की तार की एकांक लंबाई पर विभवांतर उत्पन्न होता है
उस विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता या विभव पतन कहते हैं। और विभव प्रवणता या विभव पतन को हम किससे व्यक्त करते हैं, x से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, x से। अब मान लिया कि इस विभव मापी के तार की लंबाई जो है वो कितनी है, कैपिटल L, और इस विभव मापी के तार के सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, कैपिटल E। तार की लंबाई कितनी मान ली, कैपिटल L, और इस तार के सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, कैपिटल E। तो एकांक लंबाई का विभवांतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, E/L। E/L एकांक लंबाई का विभवांतर है, इसे हम क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता। क्या है ये, विभव प्रवणता। देखिए एकांक लंबाई का विभवांतर ज्ञात करने का क्या फायदा होता है, अगर आप एकांक लंबाई का विभवांतर आपको ज्ञात हो जाता है तो आपको कितनी ही लंबाई पर विभवांतर निकालना हो, तार क्या है 1 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा तार है, 10 मीटर लंबे तार पर आप कहीं पर भी क्या करेंगे, विभवांतर को निकालना चाहते हैं, तो अगर आपने क्या करा, लंबाई नाप ली, ए बिंदु से अपन ने क्या करा, लंबाई नापी, अगर वो लंबाई अपने को पता है तो एकांक लंबाई का विभवांतर पता है, तो उस लंबाई को जैसे ही हम विभव प्रवणता से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी लंबाई का क्या निकल जाएगा, विभवांतर ज्ञात हो। तो ये क्या निकल गया आपका, विभव प्रवणता। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये मान लिया कि ये तार है AB, इस तार का प्रतिरोध है कैपिटल R, और इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, R। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, E बराबर IR। फिर हमने क्या करा, यहां रख दिया IR/L। R/L जो है ये प्रतिरोध है, ये लंबाई है, तो R/L होगा एकांक लंबाई का प्रतिरोध। इसको मैंने व्यक्त कर दिया रो से। तो x क्या है यहाँ पर, विभव प्रवणता, और रो क्या है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध। अब विभव प्रवणता आपने निकाल ली, एकांक लंबाई का विभवांतर निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, ज्ञात विभवांतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे प्रथम क्या करेंगे, इस ज्योतिजय को विभव मापी के तार पर रखेंगे और किसी बिंदु पर भी रख देंगे। अपन ने कहीं पर भी उठा के रख दिया, इस जगह रख दिया, मान लिया कि ये आपका F बिंदु है। आपने क्या किया, इस ज्योतिजय को विभव मापी के तार के किसी भी बिंदु पर रख दिया, मान लिया F बिंदु पर रख दिया, और A बिंदु की F बिंदु से दूरी नाप ली। स्केल लगा होता है, दूरी को नापा जा सकता है स्केल की सहायता से, ये दूरी है L। अब मैं बोलूं कि A और F बिंदु के मध्य विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, तो VAP, A और VAF के F बिंदु पर विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, तो VAF बराबर कितना हो जाएगा, x एकांक लंबाई, और L लंबाई का विभवांतर निकालना है, तो VAF बराबर XL। ये क्या है आपका ज्ञात विभवांतर। क्या आ गया है आपका ज्ञात विभवांतर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब इस ज्ञात विभवांतर की तुलना इस अज्ञात विभवांतर से कराएंगे। मतलब अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात परिवर्ती विभवांतर से करेंगे, और ज्ञात परिवर्ती विभवांतर से तुलना करके अपन क्या करेंगे, अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे। देखें कैसे करेंगे, देखो यह है अज्ञात विभवांतर। हमने क्या किया, सर्वप्रथम इस ज्योतिजय को C बिंदु पर रखा। कहां पर रखा, ज्योतिजय को C बिंदु पर रखा, और यहां से यहां तक की दूरी नापनी कितनी आई, L1। अगर मैं A और C बिंदु के मध्य विभवांतर निकालूं तो A और C बिंदु के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, XL1। ठीक है भाई, ये क्या है आपका ज्ञात विभवांतर। यदि ये स्थिति फर्स्ट चलेगी, आपकी स्थिति
फर्स्ट, यदि VAC ग्रेटर देन क्या है E, अगर VAC मतलब इस तार का जो विभवांतर है वो अज्ञात विभवांतर को मैंने व्यक्त कर दिया E से, अगर अज्ञात विभवांतर से ज्यादा है, VAC का मान अज्ञात विभवांतर से ज्यादा है, तो इस धारामापी में धारा प्रवाहित होगी, और धारामापी में धारा प्रवाहित होगी तो धारामापी में विक्षेप आ जाएगा। स्थिति सेकंड लगाएंगे। अब मैंने क्या किया, यहां से जोकी को हटा दिया, और अब मैंने जोकी को यहां रख दिया डी बिंदु पर, ठीक है, यहां से हटा दिया, फिर यहां पर रख दिया। अब मैंने यहां से यहां तक की दूरी नाप ली डी बिंदु की, यहां से यहां तक की दूरी मान लिया कितनी है L2, तो A और D बिंदु के मध्य विभवांतर कितना होगा, VAD बराबर XL2, यदि VAD लेस देन XL2, अगर ज्ञात विभवांतर सॉरी VAD यदि E लेस देन, यदि VAD लेस देन क्या हो E हो, अगर XL2 का मान या VAD का मान जो A और D बिंदु के मध्य विभवांतर उत्पन्न हुआ है इसका मान E से कम है, तब भी धारामापी में क्या आएगा, विक्षेप आएगा, और धारामापी में धारा प्रवाहित होगी, और ये इस प्रकार से विक्षेप आ जाएगा। तो जब ज्ञात विभवांतर का मान अज्ञात विभवांतर से ज्यादा है या अज्ञात विभवांतर से कम है, तब दोनों स्थितियों में धारामापी में विक्षेप आएगा। तो हम ये बोल देंगे कि अभी E का मान यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। अगर ज्ञात विभवांतर, हमको ऐसी जगह ढूंढनी होती है जब ज्ञात विभवांतर का मान अज्ञात विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो जब ज्ञात विभवांतर का मान अज्ञात विभवांतर के बराबर हो जाएगा तो ज्ञात का जो मान होगा वो अज्ञात के बराबर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहां से जोकी को हटाया, और जोकी को यहां से हटाने के बाद मैंने इस जगह पर रख दिया E बिंदु पर, और फिर मैंने यहां से यहां तक की लंबाई नाप ली, मान लिया कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है L, तो VAE बराबर कितना हो जाएगा XL। यदि XL का मान जो है वो E के बराबर, या तो VAE लिख दो या XL लिख दो, यदि VAE या XL का मान किसके बराबर आ जाए, E के बराबर आ जाए, तो धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। वही आपको स्थिति ढूंढनी है कि धारामापी में आपको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए, तो जहां शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी वहां से वहां तक का विभवांतर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अज्ञात विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात परिवर्ती विभवांतर से तुलना करके ज्ञात कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।